हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इस यूनिट में आपको बहुत मजा आने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहें क्लास तक। तो इस यूनिट में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वे हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, effect of exercise on cardiorespiratory system, effect of exercise on muscular system, physiological changes due to aging, sports injuries and first aid, its aim and objectives. So student, first of all let us come to know about the physiology. Physiology क्या होती है? Physiology is the study of functioning of human body. जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से काम करती है, इसकी स्टडी को, इसकी साइंस को फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का मतलब है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर, इसको हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग the exercise. Now students, let us come to the first topic of this unit, physiological factor determining the component of physical fitness. Physical fitness के जो components हैं उसमें कौन से physiological factor determine करते हैं इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि physical fitness क्या होता है। Physical fitness is the ability to do daily routine work without undue fatigue and remain some surplus energy to do some extra work. ये किसी भी व्यक्ति की वो एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है जिसमें वो अपना डेली रूटीन का काम बिना थकावट के पूरा करता है और उसके करने के बाद भी उसके शरीर में इतनी एनर्जी बच जाती है कि अगर उसको कोई इमरजेंसी में काम करना पड़े तो उसको कर सकता है। इसको हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। तो अब हम आते हैं फिजिकल फिटनेस के फर्स्ट कंपोनेंट पे, स्ट्रेंथ पे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं किस व्यक्ति के अंदर जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेंथ होती क्या है। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ये किसी भी व्यक्ति की मांसपेशियों की वो क्षमता होती है कि वो उसकी मांसपेशियां कितना भार जो है वो उठा पाती हैं, बेयर कर पाती हैं, तो ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। सो फर्स्ट फैक्टर इज मसल साइज। जितना भी किसी व्यक्ति की मसल्स का साइज हैवी होता है उतना ही उसकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती है। आपने जिम में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो मसल्स को डिवेल्प करने की ट्रेनिंग करते हैं। जितनी ज़्यादा उनकी मसल्स जो हैं वो डिवेल्प हो जाती हैं उतना ही वो ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। तो इसलिए जो मसल्स की जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली रिलेट करती है स्ट्रेंथ को। सेकंड इज बॉडी वेट। किसी भी व्यक्ति का जो वेट है वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा। एक व्यक्ति 50 किलो का वेट है और दूसरा जो है जिसका वेट 70 किलो है, तो 50 किलो का व्यक्ति है वो कम वेट उठा पाएगा, उसके अंदर कम स्ट्रेंथ होगी, और जो 70 किलो का व्यक्ति है उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा वेट उठा पाएगा। तो इसलिए जो बॉडी का वेट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट है हमारा मसल कंपोजिशन। जो हमारी मसल्स हैं वो फाइबर्स की बनी होती हैं। फाइबर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए स्लो कॉन्ट्रैक्शन करने वाली ज़्यादा स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो जिसकी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा होंगे वो
उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारी जो मसल्स हैं वो छोटी छोटी मोटर यूनिट्स से मिलकर बनती हैं, बहुत सारी मोटर यूनिट वो एक मसल को बनाती हैं। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम इन मोटर यूनिट्स को मैसेज भेजता है, तो जितनी ज़्यादा मोटर यूनिट्स होंगी तो उतना ही जो मैसेज जो है वो फोर्स के साथ होगा, उतनी ही जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स को प्रोड्यूस कर पाती हैं। नेक्स्ट है लिम्ब लेंथ। लिम्ब लेंथ मतलब जो आर्म्स और लेग्स की लेंथ होती है वो भी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है, क्योंकि जिसकी आर्म्स और लेग्स की लेंथ छोटी होती है तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो जो है वो लो होती है, तो इसलिए उसके लिए वेट उठाना ज़्यादा इजीली हो जाता है और उसके साथ साथ उसको डिस्टेंस भी कम कवर करना पड़ता है, तो इसलिए लिम्स की लेंथ जो है वो इफेक्ट करती है। नेक्स्ट फैक्टर एज भी है कि जो है जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ऐसे ही जेंडर जो है वो भी फैक्टर इफेक्ट करता है कि जो फीमेल हैं उनके अंदर मसल्स की स्ट्रेंथ जो है कम होती है, इसलिए फीमेल्स में स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू मेल जो है वो कम होती है। Now second is physiological factor determining the endurance as a component of physical फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का सेकंड कंपोनेंट है एंडोरेंस। तो एंडोरेंस को कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं? तो पहले हम जानते हैं एंडोरेंस होता क्या है। एंडोरेंस को हम स्टेमिना भी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थकावट के दौरान भी अगर हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो उसको हम एंडोरेंस बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं लंबी दूरी की जो रेसेस होती हैं या फिर वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जिसको ज़्यादा समय लगता है खेलने में, वो सारी एंडोरेंस के अंदर आती हैं। तो एंडोरेंस के मेन फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं वे हैं, फर्स्ट है हमारा एरोबिक कैपेसिटी। जब भी हम किसी एक्टिविटी को लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं तो उसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से। जितना ज़्यादा हाई लेवल होगा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का, उतनी ही बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो बनी रहेगी। तो इसलिए हमारी जो वर्किंग मसल्स हैं वहाँ तक एडिकेट अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई होना जो है वो एरोबिक कैपेसिटी कहलाता है। एरोबिक कैपेसिटी को भी कुछ फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन इनटेक। जो हमारे लंग्स हैं वो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से ले पाती हैं, ये डिपेंड करता है लंग्स के साइज के ऊपर, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनके ऊपर, जो चेस्ट कैविटी है उनके साइज के ऊपर। तो अगर लंग्स का साइज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो ले पाएंगी। और दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन अपटेक। जो ऑक्सीजन लंग्स में आया है फिर वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स को या फिर बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होगा। तो ब्लड के थ्रू मसल्स और बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और ये डिपेंड करता है ब्लड के फ्लो के ऊपर। जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। थर्ड है ऑक्सीजन अपटेक। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, और मसल्स और सेल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को कितना अपटेक कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है मसल साइज के ऊपर। जितना ज़्यादा मसल्स का साइज बड़ा होगा उतना ही वो ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन अपटेक के ऊपर। इज लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जब भी हम किसी एक्टिविटी को लंबे समय तक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, और कुछ समय बाद लैक्टिक एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फटीग मारने लग जाती है, हम थक जाते हैं और हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो जो ये लैक्टिक एसिड है ये डिले हो जाता है।
ठीक है, ये थोड़ा लेट प्रोड्यूस होने लग जाता है, या फिर हमारी जो मसल्स हैं इस लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने लग जाती हैं। तो इसलिए जब हम लगातार डेली प्रैक्टिस करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स की, तो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल्स उसको टॉलरेट करने लग जाती हैं, और जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस हो जाती है तो जो एंडोरेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मसल कॉम्पोजिशंस। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं फास्ट टिश्यू फाइबर्स और स्लो टिश्यू फाइबर्स की बनी होती हैं, और अगर हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंडोरेंस जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा अमाउंट में है तो हमारी बॉडी में एंडोरेंस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मूवमेंट इकोनॉमी, मतलब जो मूवमेंट है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एनर्जी को सेव करना। तो एथलीट्स जो है वो इस तरह से अपनी ट्रेनिंग करते हैं और फाइनल में इस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं कि वो अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको सेव कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो वो आगे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ झुकने का मतलब है कि वो अपनी मूवमेंट को इस तरह से कर लेते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव कर पाएँ। तो इसलिए अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग मूवमेंट्स रहती हैं ताकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपनी मूवमेंट इस तरह से करे कि वो एनर्जी को सेव कर सके और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट इज एनर्जी रिजर्व। जब भी हम किसी एक्टिविटी को लंबे समय तक करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होनी चाहिए। ये स्टोर्ड एनर्जी जो है वो मसल्स में ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व होना चाहिए, और ब्लड के अंदर शुगर जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, और हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है वो स्टोर्ड फैट भी होना चाहिए, ताकि जब हम किसी एक्टिविटी को लंबे समय तक परफॉर्म करें तो एनर्जी हमें जो है लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू नो अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की वो रेंज ऑफ मूवमेंट की आपकी जॉइंट जो है किस रेंज तक मूवमेंट कर सकते हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के जो मेन फैक्टर्स जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं वो फर्स्ट है हमारा मसल स्ट्रेंथ। अगर किसी व्यक्ति की जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ होने के कारण जो जॉइंट्स हैं उसको हम ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है तो हम उसको ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं वो अलग अलग तरह के जॉइंट हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ठीक है। तो अलग अलग जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो जॉइंट्स हैं इनकी अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट बहुत स्मूथ होती है, और कुछ जॉइंट जो है वो एक साइड मूव करते हैं, कुछ जॉइंट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, कुछ जॉइंट जो है वो रोटेशनल मूवमेंट करते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी इफेक्ट करता है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले गर्म चाय, कॉफ़ी या गर्म कुछ ले लेते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर आप हॉट बाथ ले लेते हैं, तो किसी भी के कारण अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज इंजरी।
जो प्रीवियस इंजरी है कि उसके कारण कई बार क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे इंजरी होती है उस जगह पे जो स्किन है वो थिक हो जाती है। वो थिक स्किन जो है वो फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं इनमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। तो इलास्टिसिटी कम होने के कारण वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर। जैसे जैसे एज बढ़ती है आप देखते हैं बच्चे जो होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्डर पर्सन, या फिर एल्डर से भी कम फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ओल्ड पर्सन के अंदर होती है। तो एज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है जेंडर। मेल और फीमेल में आपने देखा होगा कि जो मेल हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, और जो फीमेल हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली मेल के ज़्यादा होती है। तो जेंडर भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और कुछ लोग जो है वो लेटे रहते हैं, कुछ फिजिकल वर्क नहीं करते, तो ऐसे लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट इज स्पीड। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड को कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज द एबिलिटी टू डू द एक्टिविटी एज फास्ट एज पॉसिबल और इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी काम को हम जितनी जल्दी कर सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एक ही तरह की मूवमेंट को बार बार करना स्पीड कहलाता है। Speed is the ability of an individual to do movement as fast as possible. स्पीड के जो फैक्टर हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा फोर्स को प्रोड्यूस करना। जैसे आप देखते हैं कि लॉन्ग जंपर है, ठीक है, या फिर हाई जंपर है, तो वो जो है अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है अपने जंप लेने के लिए, तो उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है किसी पर्सन के अंदर होगा तो उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट है मसल कंपोजिशन। स्पीड के लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा अमाउंट है मसल्स के अंदर, तो हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि फास्ट ट्विच फाइबर जो है वो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्पीड के दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत फास्टली रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की मूवमेंट करती है। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और बैक के थ्रू हमारी मसल्स को मैसेज देता है रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन का। इसी को मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम को जो है हम कुछ एक्सटेंड तक इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्पीड है वो हेरिडिटिकली जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल। जो हमारी मसल्स हैं अगर उनके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी स्ट्रेच हो जाएंगी, उनके अंदर ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसी तरह जो मसल्स हमारी जल्दी रिलैक्स हो जाती हैं वो मसल जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसलिए इलास्टिसिटी और रिलैक्सिंग कैपेसिटी जो है मसल्स की वो भी इफ़ेक्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। हमारी बॉडी के अंदर एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट और सीपी, क्रेटाइन फॉस्फेट, इनका रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है एटीपी और सीपी जो है ये हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन
फास्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर लेस अमाउंट में स्टोर हो तो हमारी बॉडी जो है वो फास्टली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी मसल्स को, टिश्यूज तक पहुंचाता है। उसमें जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको फुलफिल करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से रिमूव करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये जो है उस डिमांड को फुलफिल करने में एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म और इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके तुरंत बाद हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन हार्ट रेट। नॉर्मल हमारी जो हार्ट रेट होता है वो 72 मिलीलीटर पर बीट होता है 1 मिनट के अंदर, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये हार्ट रेट जो है हाई इंटेंसिटी की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 200 या 220 बीट्स पर मिनट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा जो हार्ट है वो एक बीट के अंदर 72 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, वो इजेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेकिन जब हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ जो ब्लड है ये इंक्रीज हो जाता है, 110 से लेकर 130 तक इंक्रीज होता है। और कई बार जो है बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये 220 मिलीलीटर पर बीट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज। नॉर्मल जो हमारी रेस्पिरेशन रेट होता है, मतलब श्वास लेना और छोड़ना पर मिनट का जो रेस्पिरेशन रेट है हमारा वो 18 पर मिनट होता है, कि 1 मिनट के हम 18 टाइम रेस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लगभग 80 पर मिनट जो है वो हमारी रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अमाउंट है ब्रीथ की। तो नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक ब्रीथ में 0.5 लीटर जो है एयर हम ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो है इंक्रीज हो जाता है और लगभग 4.5 लीटर एक बार में हम एयर ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। 20 to 40 लीटर ब्लड जो है वो हमारा हार्ट 1 मिनट में ब्लड जो है वो पंप कर सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस वक्त जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या काम करता है कि ऑक्सीजन की जहाँ पे जिस टिश्यूज़ को, जिस मसल्स को ज़्यादा डिमांड होती है उस तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा पहुँचाता है, और जिस टिश्यूज़ या मसल्स में या जिस बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई की कम डिमांड होती है या ज़रूरत होती है उस तक कम ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक 110 से 140
के बीच में होता है और डायसिस्टोलिक जो है 60 टू 90 के बीच में होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और उस दौरान जो सिस्टोलिक है वो 200 या 220 तक भी जो है वो रीच कर जाता है। लेकिन डायसिस्टोलिक जो प्रेशर है वो लगभग जो है वही रहता है, वो ज़्यादातर चेंज नहीं होता। अगर ये चेंज होता है तो वो इसलिए हो सकता है कि उसमें कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम एक्सरसाइजेस को लंबे समय से करते हैं कि रूटीन में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम पर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो हार्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, हार्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जब हमारा हार्ट जो है उसका साइज बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की जो पावर है वो भी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। नॉर्मली जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट होती है वो 72 बीट होती है, लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है, लगभग 10 बीट्स जो है वो जो है डिक्रीज हो जाती है हमारी हार्ट बीट। तो ये मान के चलते हैं हम कि 62 बीट्स पर मिनट जो है वो हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट। रेस्ट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बीट के अंदर जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है या इजेक्ट करता है। तो एक बीट में लगभग जो है 50 to 70 मिलीलीटर पर बीट जो है वो ब्लड जो है वो पंप होता है। लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। उसके साइज के बढ़ जाने के कारण जो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में एक बीट में ब्लड जो है वो पंप करता है। लगभग जो 200 मिलीलीटर पर बीट जो है वो हमारा हार्ट पंप कर सकता है ब्लड। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप करता है। नॉर्मल हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर पंप करता है। लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो जिसके कारण जो है 1 मिनट के अंदर जो हार्ट है वो 20 to 40 लीटर ब्लड जो है पर मिनट के अंदर पंप कर सकता है। इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारी जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं जिनको ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए वहाँ तक ऑक्सीजन जो है उनकी डिमांड को वो फुलफिल करता है। तो इसलिए जिस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस तक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा पहुंचाई जाती है, और जहां ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है वहां पे कम ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जाती है। तो इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसकी जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं उन तक ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उसका जो ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज फास्टर रिकवरी रेट। जो एडवांस प्लेयर होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद उनका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनकी हार्ट रेट नॉर्मल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट एट रेस्ट। जो एथलीट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका रेस्पिरेशन रेट है कि 1 मिनट के अंदर वो कितना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। नॉर्मली जो है 18 पर मिनट जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये रेस्ट में जो है ये और कम हो जाता है, ये 10 to 12
पर मिनट जो है इन रेस्पिरेशन रेट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर है जब हम रेस्ट में होते हैं तो 110 से लेकर 140 जो है होता है सिस्टोलिक, और 60 to 90 जो है वो डायसिस्टोलिक होता है। लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये और डिक्रीज हो जाता है, लगभग 10 पॉइंट जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है रेस्ट में। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि रिड्यूस्ड हो जाती हैं। बहुत सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो हमें नहीं होती जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं।